चलिए, तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में मैंने कहा था शुरू में कि हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, जबकि ये यूनिट 2 था। इस यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने आपको 3 चैप्टर बताए थे। पहला चैप्टर अगर याद हो तो पहला चैप्टर था यूनिट, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा चैप्टर था वेक्टर, जिसको मैंने कंप्लीट किया। अब बच्चा यहां से आज हम लोगों को तीसरा चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है मेजरमेंट। क्या नाम है? मेजरमेंट। तो आप लोग जल्दी से तीसरी चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, यानी तीसरा चैप्टर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब आपसे ये पूछा जाएगा भाई मेजरमेंट में हमें पढ़ना क्या होता है। एक्चुअली में मैं बता देता हूं, मेजरमेंट में आप लोगों को बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की टर्मिनोलॉजी समझनी है कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। समझ रहे हैं ना बात को? इसके अलावा हम लोगों को इसमें सार्थक अंक के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि पिछली बार जब एलपी का पेपर हुआ था तो ये देखा गया था कि ये 2 शिफ्ट में सार्थक अंक और कोटिमान भी पूछा गया था। तो ये भी कह सकते हो मेजरमेंट के हिस्से में आ ही जाता है कि नहीं? तो आप सब लोग जल्दी से चैप्टर 2 डालेंगे, और चैप्टर 2 का जो नाम है वो है मेजरमेंट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अगर कोई हिंदी पूछे तो कह देना सर इसकी हिंदी होती है मापन। ठीक है, मापन। ओके, तो मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की सबसे पहली हेडिंग क्या होती है उसको हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि मेजरमेंट सर क्या होता है, मापन होता क्या है। मैंने कहा कि आप सर बार बार मापन कह रहे हो, मेजरमेंट कह रहे हो, मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट का मैं मतलब समझाता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर एक ट्यूबाइड देख रहे हो, मतलब आप इसमें जो है ना एक घनाभ देख रहे हो, तो हर एक घनाभ की अपनी एक लेंथ होगी। मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक की इसकी कोई लेंथ है, वेरी गुड। फिर मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक की इसकी कोई हाइट है, h। फिर मैंने ये कहा कि इस हाइट के साथ साथ इसकी एक विड्थ भी है, सर इस विड्थ को मैंने क्या कह दिया? सर इस विड्थ को भी कह दिया। तो मापन यानी मेजरमेंट का अर्थ ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के विभिन्न पैरामीटर की माप लेना, किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न पैरामीटर की माप लेना, जैसे लंबाई मापना, चौड़ाई मापना, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसी को मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं पूछूं मेजरमेंट होता क्या है, तो आप सिंपली बोलिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के विभिन्न पैरामीटर की माप लेना मेजरमेंट कहलाता है। आप इसकी लंबाई माप रहे हो, आप इसकी चौड़ाई माप रहे हो, आप इसकी ऊंचाई माप रहे हो, इन सब का मापना, इसको सर मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर है ना? तो मेजरमेंट सबको समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअली में मेजरमेंट क्या है। जरूरी नहीं है कि ये 3 चीजें हों। आप कई बार एंगल का मेजरमेंट कर देते हो, हैं, आप उसके साथ साथ एरिया का मेजरमेंट कर देते हो, समझे ना। तो विभिन्न पैरामीटर की जो माप लेना होता है वो कुछ भी हो सकता है। विभिन्न पैरामीटर जैसे कि लंबाई हो गया, जैसे कि चौड़ाई हो गया, जैसे कि ऊंचाई हो गया। तो आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो। लेंथ हो गया, लेंथ के साथ साथ हाइट हो गई, हाइट हो गई, हाइट के साथ साथ एरिया, है ना, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, इनको मापना, इनको मापना, सर इसी को क्या बोलते हैं? सर इसी को बोला जाता है मेजरमेंट। क्लियर है ना? अब सवाल ये आता है कि चलो सर मेजरमेंट तो समझ में आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न पैरामीटर की माप लेना मेजरमेंट है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि सर मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं? बताओ मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं माप विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी वर्ड के आगे जब लगा होता है लॉजी, समझ जाना उसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या मतलब? अध्ययन करना। मैंने कहा मेट्रोलॉजी बता दो, कह देना माप विज्ञान का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ मेजरमेंट यानी मापन का अध्ययन करना, सर इसी को मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सर इसी को मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। हिंदी में भी आप लोग लिखेंगे मापन का अध्ययन करना। सर मापन का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी कहलाता है, यानी माप विज्ञान कहलाता है। ओके, तो दो जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको, एक तो मेजरमेंट क्या है और दूसरा मेट्रोलॉजी क्या है। ठीक है, अब सवाल यह है कि आपने सर मेट्रोलॉजी का मतलब बताया स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी मापन का अध्ययन करना। तो मापन में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? प्रश्न ये उठेगा मापन में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो होता क्या है कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, देखो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने एक नाम लिखा और उसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मापक यंत्र। ध्यान से सुनना,
किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में बोला जाएगा मापक यंत्र। लेकिन इसका शॉर्टकट नाम मैं डायरेक्ट आपको कहूंगा एमआई। क्या बोला जाएगा? एमआई। एमआई का मतलब होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र। ओके, तो होता क्या है कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं एक दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है सर? एग्जाम्पल तौर पे याद लीजिए, वर्नियर कैलिपर। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी न किसी चीज का मापन करता है। तो जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पास बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर? कौन कौन सी तरह की प्रॉपर्टी होती है मैं बताता हूं। जैसे कि लीस्ट काउंट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। क्या होता है मैं बताता हूं। उसके अलावा होता है आपका स्केल, या आप इसको रेंज कह दीजिए, स्केल न कह के रेंज कह दीजिए, है ना। उसके अलावा कह सकते हो एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी, यथार्थता बोलते हैं इसको। तो किसी भी मेजर इंस्ट्रूमेंट में विभिन्न प्रकार के कह सकते हो टर्मिनोलॉजी होती है। बस इन्हीं चीजों का जो अध्ययन करना है सर, इन्हीं चीजों का अध्ययन करना सर, इसी को क्या बोला जाता है सर? इसी को बोला जाता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी है। लेकिन मेजरमेंट में क्या क्या आ जाता है सर? मेजरमेंट में लीस्ट काउंट हो गया, रेंज हो गई, एक्यूरेसी हो गई, हिंदी में अल्पतमान, रेंज, एक्यूरेसी, ये सब होता है। ओके, तो आप इस पॉइंट को, इस स्लाइड को नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से सबसे मेन हेडिंग शुरू होती है बच्चा। अभी मैंने आपको टर्म समझाया कि देखो सर, मेट्रोलॉजी का मतलब है माप विज्ञान, मतलब मापन का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी है। मापन क्या होता है कि किसी पैरामीटर, किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न पैरामीटर की माप लेना सर मापन है। लेकिन जब भी कभी हम लोग माप यंत्र को या मेजरमेंट को समझते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने है शब्दावली, यानी टर्मिनोलॉजी क्या होती है बताइए, है ना। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में मापक यंत्र, बार बार हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज ना होना, मैं बार बार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा, आप उसको मापक यंत्र कह लेना, है ना। तो अगर मैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लूं, जैसे कि आप देख रहे हो, पहला ऊपर वाला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये एक प्रकार की स्केल है, बताइए, है ना, पटरी जिसको बोलते हैं। सर ये क्या है? तो ये एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। इसे क्या बोला जाता है सर? इसे बोला जाता है वर्नियर कैलिपर। फिर ये क्या है सर? इसे माइक्रोमीटर बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं सर, इसे बोला जाता है स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू गेज। तो ये सारे के सारे नाम बच्चा इसी के हैं। ओके, तो ये जो मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताए, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा सबसे जो छोटी वैल्यू मापी जा सकती है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी। मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप इस स्केल को देखिए, ये जो स्केल मैंने बनाई ना, ये ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर तक होती है, ज्यादा 15 सेंटीमीटर तक। तो बताइए, अगर 15 सेंटीमीटर तक है और इसका एक खाना कितने mm का होता है? 8 mm का। तो बताइए इसके द्वारा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मापी जा सकती है? कहना, इसके द्वारा सबसे छोटी वैल्यू मापी जा सकती है 1 mm। कितनी बच्चा? 1 mm। तो 1 mm अगर सबसे छोटी वैल्यू मापी जा सकती है, इसका अर्थ यह हुआ कि 1 mm इस स्केल का लीस्ट काउंट हो गया, अल्पतमान जिसको बोलते हैं। सेम तरीके से ये जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर से जो सबसे छोटी वैल्यू मापी जा सकती है वो 0.1 mm मापी जा सकती है। 0.1 mm। हालांकि मार्केट में अब तो अलग अलग प्रकार के वर्नियर कैलिपर आने लगे, है ना। तो मैं बताऊंगा इसका लिस्ट काउंट कैसे निकलता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज का वर्नियर कैलिपर होता है, जिसके वर्नियर स्केल में 10 ठाने होते हैं, वर्नियर स्केल में कितने ठाने होते हैं? 10। तो ध्यान रखना, 10 ठानों वाले वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। सेम तरीके से अगर ये माइक्रोमीटर की बात की जा रही है तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। लिखा भी है, देखो यहां पर लिखा, ये लिखा। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है सर? लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी मेजर इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना नाप सकता है ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, इसी को बोला जाता है क्या सर? इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट।
स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड, इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। इस बात को याद रखना। यानी आप चाहे हिंदी में भी परिभाषा लिख लो कि किसी मापक यंत्र द्वारा सबसे छोटी मापे जाने वाली वैल्यू को, सबसे छोटे मापे जाने वाले मान को अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड, ध्यान रखना, इसी को क्या बोला जाता है सर? इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड। तो मैंने बताया कि इनके लीस्ट काउंट क्या है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ऊपर वाला तो समझ में आया होगा, लेकिन इनके कैसे निकलते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आगे लेक्चर में। बस अभी याद कर लो, और याद करने का सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना याद करने के लिए। स्केल आ जाए 1 mm, वर्नियर कैलिपर 0.1 mm, और इसके बाद अगर माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज आ जाए 0.01 mm। ओके, लेकिन ध्यान रखना, वर्नियर स्केल में मैंने 10 ठानों का बताया, 20 ठानों का अलग होता है, 50 ठानों का अलग होता है। वो कैसे निकाला जाएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है ना? अब आ जाइए, लीस्ट काउंट तो समझ में आ गया। रेंज क्या होती है? परास किसको बोलते हैं? तो कहना, अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर मुझसे रेंज पूछी जा रही है कि बताइए वो रेंज क्या है उसकी, तो कहना उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उस मापक यंत्र द्वारा जो सबसे अधिकतम वैल्यू को मापा जा सके, उस मापक यंत्र द्वारा जो सबसे अधिकतम वैल्यू को मापा जा सके, दैट इज कॉल्ड माय रेंज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। उस मापक यंत्र की वो रेंज कहलाती है। अब इधर आइए, जैसे कि ये तुम्हारा स्केल दिखाई दी, ये क्या है? स्केल। तो आप मुझे बताइए, इससे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मापी जा सकती है? जल्दी बताइए, इससे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मापी जा सकती है? तो आप कहना सर 10, 11, 12, 15। देख लो सर, इससे सबसे बड़ी वैल्यू मापी जा सकती है 15 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका जो परास हो गया, रेंज हो गया, वो 15 सेंटीमीटर हो गया। बताइए, क्लियर है? अच्छा, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? बच्चा, ये जो 6 होता है ना, ये ठाने होते इंच में, याद रखिएगा। और ये ठाने किस में होते हैं सर? ये ठाने होते हैं तुम्हारे सेंटीमीटर में। और मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो कहना 1 इंच में होता है सर 2.54 सेंटीमीटर। इसीलिए तो देखो 6 इंच, और 6 इंच का मतलब क्या होगा? 6 गुणे 2.54 कर दो, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा अधिकतम कितना मापा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मेरे भाई, अगर मैं पूछूं, इसकी तो रेंज समझ में आ रही, लेकिन वर्नियर कैलिपर की रेंज कितनी होती है मैं आपसे पूछूं, तो कह रहा वर्नियर कैलिपर की जो रेंज होती है ना, वो 200 mm तक होती है, 200 mm तक, या हो सकता है कि 400 mm तक भी हो सकती है। तो मार्केट में अलग अलग साइज के वर्नियर कैलिपर आते हैं, 200, 300, 400, इन्हीं के बीच में इसकी रेंज होती है। लेकिन माइक्रोमीटर की रेंज, ये देखिए 0 से 25 mm लिखा है, तो माइक्रोमीटर की अगर मैं पूछूं कि बताइए इसकी रेंज क्या है, तो कहना सर इसकी रेंज होती है 25 mm, या हो सकता है कि मार्केट में 30 mm वाला भी मिले, है ना? तो 25, 30 इसके आसपास कह सकते हो कि माइक्रोमीटर की रेंज होती है। वर्नियर कैलिपर की 200 से 400 mm के बीच होती है, 200, 300, 400। और स्केल, जो सिंपल स्केल होती है, इसकी 15 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 150 mm भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? और मार्केट में देखा जाए तो स्केल तो और भी बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्केल है। बस इतना याद रखिए कि लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर, लीस्ट काउंट। लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर, समझो, वो रेंज कहलाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, सर इसे क्या बोला जाता है? सर इसे बोला जाता है रेंज। इस बात को याद रखिएगा। बताइए, बात सबको क्लियर है ना? लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, इसे रेंज कहते हैं, या फिर किसी मापक यंत्र द्वारा अधिकतम मापे जा सकने वाले मान को परास कहते हैं। आप हिंदी में भी लिख लीजिए इस चीज को, है ना? तो दो मैंने डेफिनेशन बता दी, और दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। रेंज अलग था और लीस्ट काउंट अलग था। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने अगली वाली हेडिंग है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी, हिंदी में बोलते हैं इसको सुग्राहिता। क्या बोला जाएगा? सुग्राहिता। अब प्रश्न ये आता है कि बताइए सर सेंसिटिविटी होती क्या?
सुग्राह्यता क्या होता है? पहले मैं इस वर्ड का आपको मतलब समझाना चाहता हूं कि मैंने अगर ये वर्ड बोला है सेंसिटिव, तो पहले इस बात का मतलब क्या है, पहले इस बात का मतलब समझो। जैसे देखो ये जो वर्ड है ना सेंसिटिव, सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है कि आप कितने क्विक रिस्पॉन्ड करते हो। अगर मैं कहूं सेंसिटिव की बात क्या होती है, सर सेंसिटिव का सीधा सा मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्ड, आप कितना तेज रिस्पॉन्ड करते हो, सेंसिटिव। जैसे कि मान लीजिए आप दो एग्जाम्पल लीजिए, है दो एग्जाम्पल लीजिए, एक कुत्ता का एग्जाम्पल लीजिए, एक भैंस का एग्जाम्पल लीजिए। आपको पता है भैंस ऐसे लेटी हुई है, फिर आप भैंस के पास से निकल जाओ, भैंस को पिन भी चुभा दो, हाथ भी फेर दो, हो सकता है वो जरे ही नहीं मुंह चलाते रहे। लेकिन वही कुत्ता, अरे कुत्ते के पास से भी देखिए आप निकल जाए ना, तो अचानक से भड़बड़ा के उठ जाता है, भौंकने लगता है, वाह वाह वाह। तो कुत्ता ज्यादा सेंसिटिव है ना। उसने क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि उसने क्विक रिस्पॉन्ड कर दिया। तो तुरंत एक्शन में आ जाना, क्विक रिस्पॉन्ड करना, सर इसी को बोलते हैं सेंसिटिव। बताइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप अपने रूम पर सोए हुए हो, आपका एक मित्र आता है, ध्यान सुनना, आपका एक मित्र आता है, आपके रूम से चोरी कर ले जाता है, लड्डू खा ले जाता है, पेन कॉपी चुरा ले जाता है, फिर भी आप जागे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सेंसिटिव हो कि सेंसिटिव नहीं हो? तो इसका मतलब आप कोई सेंसिटिव नहीं हो, आपकी सेंसिटिविटी बहुत कम है ना। आपने जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं किया उसकी हरकतों का। लेकिन उसके बदले में अगर आपके पिताजी सो रहे होते और जरा सा कोई ऐसे खिड़की से झाँक के भी चला जाता तो भी कौन है, तुरंत रिस्पॉन्स किया ना। तो ये जो क्विक रिस्पॉन्ड वाली प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमेशा एक चीज साथ में लाती है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। ओके, लेकिन प्रश्न ये है कि सर परिभाषा तो देखो सर, ऐसे हम लोग एग्जाम में नहीं लिख सकते ठीक, मेरे पिताजी सो रहे थे, मैं गया है चोरी किया, पिताजी उठ रहे इसलिए पिताजी सेंसिटिव, ये सब नहीं लिख सकते ना। इसकी एक मेन डेफिनेशन होती है। तो सुग्राह्यता की परिभाषा ये होती है कि किसी मापक यंत्र का वह गुण जो किसी राशि के मान में छोटे से छोटे परिवर्तन को माप सकने में सक्षम हो। देख लो, जो किसी राशि के मान में छोटे से छोटे परिवर्तन को माप सकने में सक्षम हो, सर उसे बोलते हैं सुग्राह्यता। माप सकने में सक्षम हो, आपने थोड़ा सा भी परिवर्तन किया हो तो उसको भी वो माप कर बता दे कि हाँ भाई पहले तुम्हारी वैल्यू 10 थी, अब 10.8 आ गई। तो छोटे से छोटे परिवर्तन को भी माप सकने में अगर सक्षम है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कैपेबल मेजरिंग द स्मॉलेस्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब आपने थोड़ा सा भी चेंजमेंट किया, उसको भी माप सकने में सक्षम हो, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। है, मैं बताता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास, मैंने इनपुट जो करंट है शुरुआत में वो 5 mm दी, बहुत ध्यान सुनना। तो पहला अमीटर दूसरा अमीटर दोनों ने मुझे वो करंट का मान 5 एम्पियर दे दिया। मैंने करंट को मापने के लिए 2 अमीटर लगा रखे थे। तो जब मैंने इनपुट करंट 5 एम्पियर दी तो पहले अमीटर ने भी मुझे 5 एम्पियर दे दिया, पहले अमीटर ने भी मुझे 5 एम्पियर दे दिया मान उसका, और दूसरे अमीटर ने भी मुझे 5 एम्पियर उसका मान दे दिया। बहुत ध्यान से सुना। लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट करंट में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, बहुत ध्यान सुनना, इनपुट करंट में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, मान लीजिए मैंने इनपुट करंट को 5.8 एम्पियर कर दिया या 5.5 एम्पियर कर दिया, मैंने इनपुट करंट को 5.5 एम्पियर कर दिया। तो भैया पहला मीटर दूसरा मीटर भी तो अपनी रीडिंग बदल देगा। मैंने परिवर्तन कर दिया, 5 से 5.5 कर दिया, मैंने परिवर्तन कर दिया। तो परिवर्तन कर दिया तो इसको भी तो माप सकने में सक्षम हो। तो पहले अमीटर ने मुझे इसकी वैल्यू दी 5.4 एम्पियर और दूसरे अमीटर ने मुझे इसकी वैल्यू दी 5.3 एम्पियर। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? तो कहना पहले अमीटर ने 5.5 के परिवर्तन को मापकर 0.4 परिवर्तन दे दिया, लेकिन दूसरे वाले ने तो सिर्फ 0.3 दिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर पहला वाला जो एमीटर है उसने परिवर्तन को ज्यादा एक्यूरेटली मापा, और ज्यादा एक्यूरेटली मापा इसलिए पहले वाले एमीटर की जो सेंसिटिविटी होगी यानी सुग्राह्यता होगी वो ज्यादा होगी। है ना?
तो पहले वाले एमीटर की जो सेंसिटिविटी होगी दूसरे वाले एमीटर से क्या होगी सर, ज्यादा होगी। चेक कीजिए। तो सुग्राहिता का बस इतना सा मतलब होता है कि जो भी आपने परिवर्तन किया है उस परिवर्तन को कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट माप रहा है और माप कर आपको बता रहा है। तो जो हमारा कह सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट माप कर बताएगा दैट इज कॉल्ड माई सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों में कौन ज्यादा सेंसिटिव है, कहना पहला मीटर ज्यादा सेंसिटिव है। हालांकि ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आती तो एक फॉर्मूला भी होता है सेंसिटिविटी निकालने का। सेंसिटिविटी निकालने का, एस निकालने का फॉर्मूला होता है, आप कॉपी में लिखिएगा। वो फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट। कि आप मुझे बताइए आउटपुट में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन आउटपुट, और डिवाइड बाई क्या हुआ सर, डिवाइड बाई हुआ चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट। सर इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम लोग सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं, है ना। चेंज इन आउटपुट ऊपर रखिए और चेंज इन इनपुट नीचे रखिए। सर इसको हम सेंसिटिविटी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इनपुट करंट 5 से 5.5, तो चेंज इन इनपुट 0.5 एम्पियर। चेंज इन इनपुट 0.5 एम्पियर। आप मुझे बताइए जल्दी से आउटपुट यानी यहां पर कितना परिवर्तन हुआ 5.4 का, यहां कितना परिवर्तन हुआ 5.3 का। चलिए निकालते हैं हम लोग पहले वाले एमीटर की सेंसिटिविटी और फिर हम लोग निकालेंगे दूसरे वाले एमीटर की सेंसिटिविटी। तो पहले वाले एमीटर ने ये इनपुट में परिवर्तन हुआ है और ये आउटपुट है। तो आउटपुट में कितना परिवर्तन हुआ, कहना 5 से 5.4 हुआ, तो आउटपुट में परिवर्तन हुआ 0.4 का। देखो इनपुट में कितना परिवर्तन हुआ 0.5 का, देख लीजिए। सेम तरीके से अब ये क्या है सर, ये 4/5 आ गया, देख लो। और सेम तरीके से अगर यहां निकाला जाए चेंज इन आउटपुट 0.3, चेंज इन इनपुट 5 से 5.5, तो मेरे भाई बताओ ये कितना आ गया 3/5। आप चाहो तो परसेंटेज में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि 4/5 हमारा 80% होता है और 3/5 तुम्हारा 60% होता है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा सेंसिटिव हुआ, तो कहना पहला वाला देखिए ज्यादा सेंसिटिव हुआ, है ना। 4/5 बड़ा है ना और 3/5 छोटा है। तो सेंसिटिविटी एक ऐसा गुण होता है किसी भी मेजर इंस्ट्रूमेंट का जो परिवर्तन में, इनपुट में होने वाले परिवर्तन का तुरंत रिस्पॉन्ड करके आपको आउटपुट दे दे और एक्यूरेट तरीके से आउटपुट दे। तो जब एक्यूरेट तरीके से आउटपुट देता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। बोलो बच्चा, बात आपको क्लियर है, समझ में आ गया। कैसे निकालते हैं, चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट कैसे करते हैं। इसकी 80% सेंसिटिविटी आई है सर, इसकी सेंसिटिविटी कितनी आई है सर, 60% आई है ना। चलो आगे देखते हैं सेंसिटिविटी के बाद अगली परिभाषा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन का नाम होता है एक्यूरेसी, मतलब यथार्थता। क्या कहते हैं एक्यूरेसी को और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे यथार्थता को, बात को समझने का सब लोग प्रयास करेंगे। मैं अब थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए कि मैंने यहां पर कोई भी एक जॉब दिखाया, आप इसे जॉब कह दो या फिर ध्यान रखना इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं वर्क पीस, WP। WP का मतलब होता है वर्क पीस। मान लीजिए मेरे पास कोई जॉब है, ठीक है सर, ये कोई जॉब है या इसको आप वर्क पीस कह दीजिए और इसका जो डायमीटर है वो मैंने मान लिया 25 mm। मुझे एक्यूरेटली पता है, मुझे एकदम एक्यूरेटली पता है कि मुझे ये जो डायमीटर है वो 25 mm का है, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। अब अगर ये डायमीटर 25 mm का है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तो जो इसका डायमीटर होता है सर उसी को बोला जाता है ट्रू वैल्यू। याद रखना उसी का नाम क्या होता है सर, उसी का नाम होता है ट्रू वैल्यू। अगर ये डायमीटर 25 mm का है तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे सर, इसको बोला जाएगा ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ये ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेरे पास मान लीजिए ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट है, पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और चौथा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। तो मैं इस डायमीटर को 25 mm को अलग अलग मेजर इंस्ट्रूमेंट से निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है सर। पहला वाला मेजर इंस्ट्रूमेंट से जब मैंने इस डायमीटर को निकाला तो मुझे इसने अपना मान दिया 25.02 mm। दूसरे वाले से जब निकाला तो इसने अपना मान दिया 25.05 mm। सुन रहे हैं ना सब लोग। अगले वाले से मैंने निकाला तो इसने अपना मान दिया 24.96 mm। देखते रहिए ना।
फिर इसके बाद अगर मैंने चौथे वाले से निकाला तो इसने अपना मान दिया मुझे 24.5 mm। देखो किसी भी मेजर इंस्ट्रूमेंट को जब या किसी भी वैल्यू को आप निकालते हो ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक मेजर इंस्ट्रूमेंट आपको एक्यूरेट वैल्यू दे, थोड़ी बहुत तो एरर होगी ना। तो अगर थोड़ी बहुत एरर है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं ना कहीं उस ट्रू वैल्यू के पास नहीं पहुंच पा रहे। बहुत ध्यान सुनना, लेकिन मैं एरर थोड़ा बताता भी हूं कि एरर क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें एरर कितनी है, तो कहना 25.02 आपने मापना था 25, तो कितने की एरर हुई? 0.02 mm की एरर हुई। सुन रहे हैं ना सब लोग? 25 मापना था, 25.05 मापा, कितने की एरर हुई? 25.05 mm की। मापना था 25, मापा 24.96, कितने की एरर हुई? 0.04 mm की। मापना था 25, मापा 24.5, तो कितने की एरर हुई? 0.5 mm की। तो मेरे भाई जो इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम एरर होती है, सर वही सबसे एक्यूरेट होता है। तो इनमें से देखिए 0.02, 0.05, 0.04, 0.5, इनमें से सबसे कम एरर किसमें है? तो कहना सबसे कम एरर 0.02 है। इसका मतलब ये वाला जो मान है सर यही तुम्हारा एक्यूरेट कहलाएगा। कौन सा मान कहलाएगा? एक्यूरेट, यथार्थपूर्ण मान कहलाएगा, है ना। तो आप ऐसा कहना कि अलग अलग मेजर इंस्ट्रूमेंट जब मुझे किसी वैल्यू को माप कर देते हैं तो उसमें जो सबसे कम एरर होती है, जिसमें सबसे कम एरर होती है सर उसी को एक्यूरेट कहते हैं। ठीक है सर, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम लोग कई बार इस बात को ऐसे भी बोलते हैं कि सर देखो मापना था 25 mm, और ये जो मेजर्ड वैल्यू है, इस मेजर्ड वैल्यू में से जो भी वैल्यू 25 mm के सबसे नजदीक होगी, क्लोज होगी, जो भी वैल्यू 25 mm के सबसे क्लोज होगी, डेट इज कॉल्ड माई एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब इसी बात की परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है। किसी मापक यंत्र का वह गुण या किसी मापक यंत्र द्वारा मापे गए मान की, मापे गए मान का मतलब मेजर्ड वैल्यू की, मापे गए मान का मतलब मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता, मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता यानी क्लोजनेस, पास। अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज था? 25 mm के, कहना 25.02। तो मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस, इसी को एक्यूरेसी कहते हैं सर, इसी को एक्यूरेट मान कहते हैं, है ना। तो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं, चाह रहा हूं आपको? मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो भी सर मेजर्ड वैल्यू है, उस मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस निकाल लो सर, उस मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस निकाल लो, उसी को हम लोग एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। बताओ, ओके। तो ये हमारा कह सकते हो एक्यूरेसी हो गई। अब सवाल ये है कि अभी आपने यहां पर टर्म डिफाइन किया था सर एरर। आप मुझे बता सकते एरर कैसे निकलेगी? तो कहना जब भी कभी आपसे एरर पूछी जाए कि बताइए सर एरर कैसे निकालनी है, जिसको आप त्रुटि भी कहते हैं, तो एरर निकालने का सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है, उसमें से आप ट्रू वैल्यू को घटा दो। जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है सर, उसमें से आप ट्रू वैल्यू को घटा दो सर, ये करने पर आपकी क्या पता चल जाएगी सर? ये करने पर आपकी एरर पता चल जाएगी। देख लो, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। देखो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा दिया, एरर पता चल रही है ना। तो एरर हमेशा ध्यान रखना, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाना है, जो आपने मापा उसमें से सही मान घटा दो, वो हमारा एरर है। एरर दो तरह की होती है। सबसे पहली होती है सर पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर होती है? कहना सबसे पहली होती है सर पॉजिटिव एरर। और ध्यान रखना दूसरी एरर क्या कौन सी होती है सर? दूसरी एरर होती है नेगेटिव एरर। तो सबसे पहली बच्चा होती है पॉजिटिव एरर और दूसरी होती है नेगेटिव एरर। अच्छा, पॉजिटिव एरर किसको बोलते हैं? कहना एरर का मान आप खुद मुझे बताओ, एरर का मान प्लस में कैसे आ सकता है? कहना एरर का मान सर प्लस में तब आ सकता है जब मेजर्ड वैल्यू का मान ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो। जब भी कभी मेजर्ड वैल्यू का मान ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगा, याद रखना वो हमारा पॉजिटिव एरर के साथ आएगा। और जब भी कभी मेजर्ड वैल्यू का मान ट्रू वैल्यू से कम होगा,
जब भी कभी मेजर्ड वैल्यू का मान ट्रू वैल्यू से कम होगा सर उसे बोला जाएगा नेगेटिव एरर, है ना। अब आप इस बात को ऐसे समझो, देखो मुझे मापना था 25 mm, पहले वाले ने दिया 25.02, तो इसमें कौन सी एरर मानी जाएगी सर, इसमें मानी जाएगी पॉजिटिव एरर, क्योंकि ज्यादा बताया। मापना था 25, दिया मुझे 25.05, तो ये भी कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर। मापना था 25, दिया 24.96, कम दिया इसलिए ये नेगेटिव एरर। मापना था 25, दिया 24.5, सर कम दिया इसलिए ये नेगेटिव एरर। तो कब एरर पॉजिटिव होती है, कब एरर नेगेटिव, जैसे कि आप सीधा सा समझो ना, इसमें तो रटने जैसा कुछ नहीं है मेरे भाई। देखो मापना था मुझे 30 mm, लेकिन जब मापने के बाद मतलब ट्रू वैल्यू मापनी थी 30 mm, लेकिन जब मापा दिया तो मिल गया 30 से ज्यादा। तो जब भी कभी 30 से ज्यादा मिल जाए सर पॉजिटिव एरर, 30 से कम मिल जाए नेगेटिव एरर, है ना। और याद रखना एरर जितनी ज्यादा होती है आपकी कह सकते हो एक्यूरेसी उतनी कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनना। एरर जितनी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, एक्यूरेसी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी यानी यथार्थता उतनी कम होती है। एरर और एक्यूरेसी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एरर और एक्यूरेसी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बताइए, क्लियर हो गया? इतना बात बताइए सब लोग, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा एक्यूरेसी के बारे में था। एक्यूरेसी को फाइनली मैं बता दूं, कम शब्दों में याद रखिए, क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता एक्यूरेसी कहलाती है ना। चलो आगे देखिए। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा प्रिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। इसे हम लोग बोलते हैं परिशुद्धता हिंदी में, है ना। परिशुद्धता क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, बस ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर लिए मुझे फिर से वही सेम जॉब जिसका डायमीटर कितना है सर, जिसका डायमीटर है 25 mm। तो बताइए इस 25 mm को हम लोग क्या बोलेंगे, कहना इस 25 mm को बोला जा रहा है ट्रू वैल्यू। सर ये इसकी ट्रू वैल्यू है ना। मैंने बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मापा, या कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कई बार परीक्षण किया, है ना। कई बार हम लोग एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार करते हैं, और कई बार हम लोग एक्सपेरिमेंट ना इन नंबर्स में करते हैं, मतलब 8-10 एक्सपेरिमेंट कर लेते, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास जो है ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसने कई सारे परीक्षण किए, ढेर सारे तरह के परीक्षण किए, कम से कम 5-6 तरह के परीक्षण किए। इन्होंने पहला परीक्षण किया, दूसरा परीक्षण किया, तीसरा किया, चौथा किया, और उसके बाद 5वीं टेस्टिंग की, ठीक है। तो हर एक टेस्टिंग में जो मेजर्ड वैल्यू है, MI लिख दिया, ठीक है। MI मतलब इंस्ट्रूमेंट, MI ना लिखकर आप इसको लिखिए, अरे आजा, आप इसे लिखिए, क्या लिखेंगे आप इसको, मेजर्ड वैल्यू। ये है मेजर्ड वैल्यू। तो मान लीजिए मेरे पास 25 mm का डायमीटर था, इसे मुझे मापना था, जो कि इसकी ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब मैंने मेजर्ड वैल्यू निकाली, और मेजर्ड वैल्यू कैसे निकाली, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मेजर्ड वैल्यू निकाली। तो मेजर्ड वैल्यू जो निकली वो मेरी 26.6 निकली है, 26.4 निकली, 26.53 निकली। समझे हो बात को, 26 जो है कह सकते हो कि 53 निकली, और 26 मान लीजिए आगे निकली है, 26 निकली है 48। देखो, यानी जब मैंने किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजर्ड वैल्यू निकाली, 25 mm की वैल्यू निकाली, तो सारी की सारी जो मेजर्ड वैल्यू थी वो आपस में तो बड़ी नजदीक है। देखो 26.6, 26.4, 26.53, 26.48 आपस में तो बहुत नजदीक है, लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। देख लो, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, समझो बात को। तो जब मेजर्ड वैल्यू आपस में बहुत नजदीक होती है, मेजर्ड वैल्यू आपस में बहुत नजदीक होती है, तब उसको बोलते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज्ड है, यानी कह सकते हो परिशुद्ध है ना। तो मेजर्ड वैल्यू की आपस में नजदीकता होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या होती है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई राशियों की अलग अलग मान आपस में, अलग अलग मान में आपस में प्राप्त निकटता को परिशुद्धता कहते हैं।
यानी ये जो आपने मेजर्ड वैल्यू मापी हैं इनकी आपस में निकटता सर प्रिसीजन कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। हालांकि ये मान देखो, ये मान 25 mm से बहुत दूर है, तो ये मान एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये मेजर इंस्ट्रूमेंट जो है प्रिसाइज जरूर है, परिशुद्ध जरूर है। क्यों? क्योंकि इनने जो वैल्यू दी है वो आपस में क्लोज है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, दो बातें जो आपको कॉपी में स्पेशली नोट करनी है। ठीक है, देखो, मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ, मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता, इसे क्या कहते हैं? कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और एक और पॉइंट नोट डाउन करेंगे, मेजर्ड वैल्यू की आपस में निकटता, आपस में निकटता सर इसे क्या कहते हैं? बताओ। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता इसे क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू की आपस में निकटता। जल्दी से बताइए इन दोनों का नाम क्या है? तो आप ऐसा कहना कि मेजर्ड वैल्यू की जब ट्रू वैल्यू के साथ निकटता देखी जाती है सर इसे एक्यूरेसी कहते हैं, इसे यथार्थता कहते हैं। मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता एक्यूरेसी है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू की आपस में जो निकटता होगी, ये देखो आपस में निकटता है, ट्रू वैल्यू के साथ तो है ही नहीं तो जब आपस में निकटता हो तब उसे बोला जाता है प्रिसीजन। स्पेलिंग देख लेते जरा, PEPRESICISION, प्रिसीजन, है ना। तो आप लोग को अंतर समझ में आना चाहिए भैया कि अंतर क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता है एक्यूरेसी, मेजर्ड वैल्यू की आपस में निकटता, मेजर्ड वैल्यू की आपस में निकटता प्रिसीजन। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज्ड नहीं है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एक्यूरेट नहीं है तो प्रिसाइज्ड है, या फिर दोनों हैं। ओके, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं इस डेटा के अनुसार कैलकुलेशन करूं तो ये डेटा आपस में तो क्लोज होने से, यानी ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज्ड तो है, लेकिन इसकी निकटता ट्रू वैल्यू के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, या ये मेजर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं है। समझो, तो एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड ये दोनों गुण किसी मेजर इंस्ट्रूमेंट में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इस बात को याद रखना। या फिर दोनों एक साथ आ सकते हैं, या इनमें से कोई एक आ सकता है। ओके, ये डिपेंड करेगा कि वो हमारा मेजर इंस्ट्रूमेंट है कैसा। लेकिन मेन जो अंतर होता है ना, एक्यूरेसी यानी परिशुद्ध, क्या बोलते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता में, वो इन दो बातों से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या अंतर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब इसी बात को हम लोग एक और तरीके से दिखाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ड्राफ्ट दिखा दिया और कह दिया कि ये जो लाइन है बच्चा, ये लाइन 25 mm है, ये लाइन कितने mm? 25 mm। और इन्होंने 3 तरह के मेजर इंस्ट्रूमेंट दिखाए। सर पहला मेजर इंस्ट्रूमेंट में जो इन्होंने वैल्यू दिखाई वो 25 mm के बड़ी नजदीक दिखाई, 25 mm के बहुत नजदीक दिखाई, देखो। फिर अगला मेजर इंस्ट्रूमेंट में 25 mm के थोड़ा सा दूर दिखाई, थोड़ा सा दूर दिखाई, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और वैल्यू है जिसमें जो है ना इन्होंने 25 mm के दूर भी दिखाई, पास भी दिखाई, यहां पास भी दिखाई और दूर भी दिखाई। ये 3 ऐसे डायग्राम दे दिए। ये पहला मेजर इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा। तो तुम्हें ये बताना होता है कि बताइए ये तीनों के तीनों मेजर इंस्ट्रूमेंट किस तरीके के हैं। तो पहले वाला अगर मेजर इंस्ट्रूमेंट में देखिए तो ये जो मान है ना सर, ये 25 mm के भी नजदीक है और आपस में भी नजदीक है। आपस में कहां बहुत ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब पहले वाले मान में सर ये तुम्हारा मान एक्यूरेसी भी रखता है क्योंकि 25 mm के भी नजदीक है, और आपस में भी नजदीक है इसलिए प्रिसीजन भी रखता है। दोनों चीजें हैं। सर ये मान 25 mm के नजदीक नहीं है, इसका मान मतलब ये 25 mm नजदीक नहीं है, तो इसका मतलब ये मान एक्यूरेट नहीं है। कॉपी में लिख लेना, यहां पर एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन आपस में ये पास पास है इसलिए प्रिसीजन है। इसमें क्या है प्रिसीजन? इधर आइए, ये मान ये 25 mm के नजदीक है नहीं। देखो 25 mm के नजदीक होना
ना होना, ये निकलता है औसत मान से, है ना। तो अगर मैं इन सब का औसत मान निकालूं, जैसा जैसा ऊपर है वैसा वैसा नीचे भी है, तो इन सब का औसत मान जो निकलेगा वो 25 mm के 80% निकलेगा। मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। एक पॉइंट और है, पॉइंट ये है कि जैसे कि ये तुम्हारा कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट है, इसने 26.6 दिया, 26.4 दिया, 26 ये दिया इतना, तो मैं पूछूं कि भैया मान दिया कितना, 25 mm को तुमने नापने रहे थे, तुमने 4 ठो मुझे मान बता दिया। 25 mm को नापना था, तुमने 4 वैल्यू मुझे बता दी। वैल्यू तो बताओ आप कहना क्या चाहते हो। तो जब भी कभी कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट 10, 15, 20 वैल्यू देता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, तो अगर आपको मेजर्ड वैल्यू निकालनी हो ना, तो सभी का क्या लेना होता है सर, सभी का लेना होता है औसत। कुछ नहीं, सभी को जोड़ के 4 से भाग कर दो। सेम तरीके से अगर इसमें भी मैं सभी को जोड़ के भाग करूं, यानी औसत निकालूं, तो इसका औसत यहीं कहीं आएगा। इसीलिए कहा जाएगा कि ये एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है। लेकिन इसकी मेजर्ड वैल्यू देखो, नीचे ऊपर दूर दूर है, यानी ये प्रिसाइज नहीं है, यानी प्रिसीजन नहीं है इस पे, है ना। तो तभी ऐसे कोई डायग्राम आपके सामने हो जाए, निकाल लेना, एकदम आसान है ना। चलो तो बच्चा, हाँ, तो अगले लेक्चर में हम लोग अब वर्नियर कैलिपर वगैरह समझेंगे। ये मेजरमेंट की बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो बगल में इसकी रेटिंग जरूर है, उसको कीजिए। कल वैसे हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं ना, ये वर्नियर कैलिपर वगैरह पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैं बता दूं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इन सबको समझना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। PDF आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी, उसके बगल में रेटिंग होगी, रेटिंग जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई। उसके साथ साथ जब आप वीडियो देखते हो तो कम्युनिटी पर एक ग्रुप बना हुआ है ALP टेक्नीशियन करके, आप उस ग्रुप में क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट हो आप उस पर मैसेज कीजिए, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।